हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 21 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 21 अक्टूबर के 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ सप्ताह या कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं। और इसी 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जो कि 15 से 20 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। और इतनी क्लास को देखने के लिए आप सभी हमारे साथ लगभग 25 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम 70 से 75 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 21 अक्टूबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो बन गए हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो प्रबोवो सुबियांटो ये कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। मतलब ये किसके स्थान पे आए हैं? तो जोको विडोडो इनके पूर्व जो है राष्ट्रपति रहे थे, अब इनके स्थान पर प्रबोवो सुबियांटो आ गए हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। पहले नंबर पर अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। दूसरे नंबर पर चीन है। तीसरे नंबर पर यूएसए है। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया हो जाएगा। पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांटो बने हैं। पहली बार अगर बात करते हैं कि हमारे गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि कौन बने थे, तो इंडोनेशिया के पहले ही मुख्य अतिथि बनाए गए थे, जिनका नाम था डॉक्टर सुकर्नो। ठीक है, डॉक्टर सुकर्नो ये जो है हमारे देश के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनाए गए थे, जो कि इंडोनेशिया के थे। इंडोनेशिया की राजधानी का क्या नाम है? जकार्ता है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 2050 तक ये जकार्ता जो है पानी में डूब जाएगा। इसके बाद इंडोनेशिया की नई राजधानी हो जाएगी नुसंतारा। ठीक है, कहाँ? नुसंतारा हो जाएगा। नुसंतारा अगर पूछे किस द्वीप पर स्थित है, तो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है नुसंतारा। लेकिन वही बात करते हैं कि बोर्नियो द्वीप पर कितने देश स्थित हैं, तो 3 देश स्थित हैं। कितने? तो 3 देश स्थित हैं, जिसमें एक तो इंडोनेशिया है, दूसरा मलेशिया है और तीसरा ब्रुनोई है। तो ये एक द्वीप है। इधर कोने में जो है ब्रुनोई है, इधर इतना बड़ा जो है मलेशिया है और पूरा जो है इंडोनेशिया है। पता है मेरे शीशे पे, मतलब विंडो के शीशे पे 2-3 चिड़िया आ जाती हैं और इसके बाद उसी पे टक टक देखो कैसे मार रही हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध किससे है? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात किसने करी है? G4 संगठन ने, जिसमें 4 देश शामिल हैं। अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो कुल 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो इसी अस्थायी में ये G4 संगठन भी शामिल होना चाहते हैं, तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात कही है। जो ये अस्थायी होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है, बल्कि जो ये 5 अस्थायी होते हैं, इनका कार्यकाल परमानेंट के लिए होता है। जिसमें अगर बात करते हैं कि 5 जो है अस्थायी कौन कौन से हैं, रूस, चीन, फ्रांस, यूके, यूएसए। इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर भी होती है, यानी किसी भी देश पर कौन से नियम कानून लगाने हैं या किसी भी फाइल पर हाँ या ना करना है, उस पर इनको अधिकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, G7 में कुल कितने देश हैं? तो कुल 7 देश हैं। कौन कौन से? जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। तो G7 की अभी 2024 में बैठक अगर पूछे कहाँ की गई थी, तो इटली में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? तो इटली में की गई थी, ये आपको याद रखना है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो डूरंड कप है। और अभी जो है पूछे डूरंड कप किसने जीता है, तो नॉर्थ ईस्ट ने जीता है, जो कि जॉन अब्राहम की टीम है। हाल ही में वायुसेना के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है अमरप्रीत सिंह को। नेवी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश त्रिपाठी जी। आर्मी के अध्यक्ष बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। और भारत के दूसरे CDS कौन हैं? अनिल चौहान जी हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो यह अभ्यास किया गया है ओमान के साथ। इसकी अगर व्याख्या देखें तो नसीम अल बहर यह कैसा अभ्यास है? तो यह समुद्री अभ्यास है और किसका है? तो नौसेना का अभ्यास है, जिसमें
यह अभ्यास भारत और ओमान के बीच में हुआ है। इस अभ्यास का आयोजन गोवा में किया गया है। भारत की तरफ से इसमें INS त्रिकंद जहाज ने भाग लिया है। INS मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। सॉरी, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास यह किसके बीच होता है? तो ये भी इंडिया और ओमान के बीच में होता है। अल नगहा अभ्यास ये भी इंडिया और ओमान के बीच में होता है। ओमान की राजधानी का क्या नाम है? ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट, और इसी ओमान में भारत के द्वारा एक दुक्कम पोर्ट बनाया गया था, जिस पर अधिकार परिचालन किसका है? तो भारत ने इस पर अधिकार परिचालन हासिल किया है ओमान की सरकार के द्वारा। काजिंद अभ्यास का आयोजन किया जाता है कजाकिस्तान के साथ, और भारत किसके साथ? भारत के साथ। ठीक है, देखिए काजिंद जा से आ रहा ना, तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है। जिंद यानी हिंद। मालाबार अभ्यास, इसमें 4 देश भाग लेते हैं, भारत, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, और इन्हीं 4 देशों के समूह को क्या कहा जाता है? इन्हें क्वाड कहा जाता है, QUAD। ठीक है, क्या कहा जाता है? QUAD। तो इन्हीं मालाबार अभ्यास को क्वाड अभ्यास भी कहा जाता है। एयर शो अभी जो है वायुसेना का एयर शो 2024 में आयोजन कहाँ किया गया था? तो दूसरे क्रम का आयोजित किया गया था चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट है होपेक्स अभ्यास और साइक्लोन अभ्यास। ये किसके बीच में होते हैं? तो इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। हाल ही में जापान और कोरिया के बाद USA के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। USA एक खनिज सुरक्षा नेटवर्क को लीड करता है। ठीक है, तो खनिज सुरक्षा नेटवर्क को लीड कौन करता है? USA लीड करता है। अभी जो है एशिया के इसमें 3 देश शामिल हुए हैं, जापान, कोरिया और भारत इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं संगठन की, EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। इसमें टोटल कितने देश हैं? तो 27 देश हैं। अभी इसमें से एक देश 2023 में ब्रेग्जिट करके बाहर हो गया था, जिसका नाम था UK यानी ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन इसमें से बाहर हो गया था, नहीं तो इसमें 28 देश थे। EU का मुख्यालय पूछे कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। EU की स्थापना किस संधि से होती है? तो रोम की संधि से होता है। EU में जो है यूरो को स्वीकार किया गया था 1999 से। ठीक है, और 20 देशों ने यूरो को अब तक स्वीकार कर लिया है। 20वां देश कौन सा है जिसने यूरो को स्वीकार किया है? तो नवीनतम देश है क्रोएशिया। अभी जो है मैंने बता दिया, एग्जिट करके इंग्लैंड इससे बाहर हो गया है। क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अपने दिल्ली में किया गया है। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री कहाँ से रिकॉर्ड किया गया है? तो ईरान में। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत को वर्ष 2025 में FTSE रसेल EMGB इंडेक्स में शामिल किया गया है। शामिल करने की घोषणा की गई है। FTSE रसेल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ब्रिटेन में। कहाँ पर? तो यह ब्रिटेन में स्थित है। इसकी अगर व्याख्या देखते हैं तो FTSE रसेल कंपनी, यह एक रसेल कंपनी है। इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, EMBG इंडेक्स जारी किया जाता है, और इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रिटेन यानी लंदन में इसका मुख्यालय है। EMGB का फुल फॉर्म होता है इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। तो इसमें जो है अभी हाल ही में 2 देशों को शामिल किया गया है इस इंडेक्स में, एक तो इंडिया को और दूसरे साउथ कोरिया को 2025 में इसमें शामिल कर दिया जाएगा। शामिल क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? भारत अगर इसमें शामिल हो जाता है तो भारत सरकार के निवेश बॉन्ड में रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। मान लीजिए भारत सरकार के साथ अगर कोई भी विदेशी देश या फिर कोई आम नागरिक या फिर कोई बाहर का नागरिक भारत सरकार के साथ अगर निवेश करना चाहता है, तो वो जब तक भारत EMGB इंडेक्स में शामिल नहीं होता तब तक कोई भी बाहर का देश या फिर कोई बाहरी देश का व्यक्ति भारत सरकार के साथ भारत के निवेश बॉन्ड में निवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें शामिल होने का मतलब है कि निवेश को आकर्षित करना। तो भारत सरकार अपने निवेश बॉन्ड में विदेशी व्यक्तियों को या विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए इस इंडेक्स में शामिल होना चाहती है, और 2025 तक इसमें शामिल हो जाएगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 105, मानव विकास सूचकांक में 134 है, जो कि UNDP के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स यानी एशिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस देश का है? तो पहले नंबर पर है USA का, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर अपना भारत है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंक है 129। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है।
यूएसए और मेक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा का रेखा का निर्धारण करती है? तो रियो ग्रांडे नदी से यूएसए और मेक्सिको के बीच सीमा निर्धारण होता है। मार्क रूटो को अभी हाल ही में नाटो का अध्यक्ष बनाया गया है। नाटो की स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है तो 1949 में इसकी स्थापना करी जाती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो का जो है 2025 में उत्तरी कमान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तरी कमान स्थापित किया जाएगा फिनलैंड में। ठीक है, कहाँ पर? तो फिनलैंड में स्थापित किया जाएगा। मेक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? युकाटन जल संधि है। और अगर पूछे किसको जोड़ती है तो मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। आप सभी देखते होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आकार बना होता है। ठीक है, तो ये होता है मेक्सिको की खाड़ी। और यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे मेक्सिको की खाड़ी और इधर जो है चाहे कह सकते हैं अटलांटिक महासागर या फिर इसे कैरिबियन सागर भी कह सकते हैं। तो इसको जोड़ती किसको है? तो मैंने बता दिया मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक सागर से यानी कैरिबियन सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि? तो क्यूबा जल संधि जोड़ती है। अगर पूछे अलग किसको करता है तो ये हो जाता है मेक्सिको वाला देश, मतलब मेक्सिको का भाग है और ये क्यूबा द्वीप है, तो इन दोनों को अलग कर देती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाल ही में पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ जी थे। और भारत के पहले न्यायवादी पूछे कौन है? तो ये भी MC सीतलवाड़ ही जी थे। हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा करी है? तो पहली बार कोई मतलब IIT अपना जो है पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा करी है। और ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। IIT मद्रास के द्वारा अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ओपन किया जाएगा। और कहाँ पे ओपन किया जाएगा? तो UAE में किया जाएगा। UAE मतलब UAE का जो एक प्रांत है दुबई में इसको खोला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं कि भारत के बाहर पहला ऑफशोर कैंपस किसने खोला था? तो वो भी IIT मद्रास ने ही खोला था। और कहाँ पर खोला था? तो जंजीबार तंजानिया में खोला था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है UAE की मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम है। UAE की राजधानी का नाम है आबू धाबी। तंजानिया की राजधानी का नाम है दोदोमा। देश का पहला IIT कौन सा था? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा IIT खड़गपुर, जो कि कहाँ पे स्थापित है? तो यह वेस्ट बंगाल में स्थापित है, यानी पश्चिम बंगाल में स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में ADB ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 7% का अनुमान लगाया है। 3 बैंक की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं ADB, ठीक है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और 2 बैंक इधर हो जाते हैं, एक तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB यानी विश्व बैंक। तो इन 3 बैंकों के द्वारा जो है अभी 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 7% का अनुमान लगाया गया है, कि माने कि 7% के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो है बढ़ने वाली है। तो तीनों बैंकों के बारे में देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 में किया जाता है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसमें टोटल 68 देश हैं। WB और IMF इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इन दोनों को जो है जुड़वा बहन कहते हैं। इनकी स्थापना जो है 1944 में होता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से। अगर पूछे अजय बंगा किसके अध्यक्ष हैं और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किसकी अध्यक्ष हैं? तो अजय बंगा जो है विश्व बैंक के हैं और IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाला देवी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बाला देवी कहाँ की हैं? तो मणिपुर की हैं। इन्हें जो है गोल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें गोल करने वाली मशीन भी कहते हैं। अब तक इन्होंने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर दिया है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। इन्होंने अपना 50वां गोल किसके खिलाफ किया था? तो नल्ला पाकिस्तान के खिलाफ किया था। और कहाँ पे किया था? तो काठमांडू में आयोजित किया गया था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2024। इसी में जो है बाला देवी जी ने 50वां गोल पाकिस्तान के खिलाफ किया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डायना एडुल्जी है। और मैंने परसों की क्लास में पढ़ाया था कि हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। तो ये आप सभी मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, पहला तो जो पुराना था ये मैंने आपको बता दिया है। किस देश ने रोनाल्डो के नाम पर सिक्के जारी किए हैं? तो रोनाल्डो के नाम पर पुर्तगाल ने जारी किए हैं। और सिक्के का क्या नाम है? CR17।
यानी C फॉर क्रिस्टियानो, R फॉर रोनाल्डो और 17 मतलब इनकी जर्सी नंबर है। हाल ही में लू यानी हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। लू वेव यानी गर्म हवाएं कब चलती हैं हमारे भारत में? तो जुलाई और जून के महीने में यह चलती हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट भारत में कब आया था? तो 2005 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो ब्रिक्स संगठन का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और अभी हाल ही में इस बैंक का नया सदस्य बन गया है अल्जीरिया। विश्व त्रिशूरपुरम का संबंध किस राज्य से है? तो यह फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव, लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है उड़ीसा में। इसकी व्याख्या देखें तो लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 इसका आयोजन पूरी उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है, और यहीं पर इसी लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव में भारत का दूसरा लाइट हाउस महोत्सव की शुरुआत की गई है। ठीक है, यानी कि आप सभी कहीं जाते होंगे, जब बाहर यात्रा करने या फिर किसी दूसरे राज्य में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कुछ इस प्रकार का जो है टावर की तरह ऐसे बना होता है। ठीक है, जैसे जो ईंट वाला भट्ठा होता है, कुछ इसी तरह का जो है एक टावर होता है जिस पर जो है लाइट जलाई जाती है ताकि जहाज़ें आए जाएँ तो उनसे जो है एक्सीडेंट ना हो। तो इसी प्रकार से भारत का दूसरा लाइट हाउस महोत्सव की शुरुआत की गई है। और भारत में ऐसे कुल कितने मतलब पोल या फिर कह सकते हैं खंभे हैं? तो कुल 75 हैं, और वो इसी पे जो है लाइट जलाया जाएगा। लेकिन अगर पूछे पहला कॉन्क्लेव कब आयोजित किया गया था, तो गोवा में किया गया था 2023 में। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव यह उड़ीसा पुरी में किया गया है, और यहीं पर दूसरा लाइट हाउस महोत्सव की शुरुआत की गई है। जबकि पहला वाला कहाँ पे किया गया था आयोजन? तो यह गोवा में किया गया है, और दूसरा वाला पुरी में किया गया है। अगर पूछे कि उड़ीसा के सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी जी हैं, और यहाँ की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो राष्ट्रीय सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और चिल्का झील भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। बिहू फेस्टिवल आप सभी को पता है कि मनाया जा रहा है क्योंकि फसलों की कटाई हो रही है, तो असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उत्तरायण फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह गुजरात में मनाया जाता है। उत्तरायण का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ पे खिचड़ी पर्व मनाया जाता है, उसी खिचड़ी को उत्तरायण फेस्टिवल कहा जाता है। कहाँ पे? गुजरात में। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर बी निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह केरल में किया गया है। सुपर कैपेसिटर बी निर्माण सुविधा का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है या फिर जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उनमें जो है ऐसी बैटरी का प्रयोग किया जाएगा जो कि पर्यावरण प्रदूषण रहित होती है। ठीक है, तो इसी के लिए सुपर कैपेसिटर बी निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है केरल में, और केरल के सीएम हैं पिनरई विजयन जी। धारिता की इकाई क्या है? तो धारिता की इकाई फैराडे है। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राणा रणधीर सिंह हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज करी है? तो यह ट्रोजन क्षुद्र ग्रह किसका है? शनि का है। इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं, थोड़ी सी आपको बता दें कि ट्रोजन का क्या मतलब होता है। ट्रोजन का मतलब है, मान लीजिए ये सूर्य है हमारा, ठीक है। ट्रोजन का मतलब होता है कि ऐसे ग्रह जो अपने ग्रह के साथ साथ चक्कर लगाए, ये मान लीजिए शनि ग्रह है, और इसी के साथ जो है एक छोटा सा ट्रोजन ग्रह है। तो जब शनि जो है सूर्य का चक्कर लगाएगा तो ये भी इसी के साथ लगाएगा। तो ऐसे जो है ग्रह जो होते हैं उन्हें ट्रोजन ग्रह कहा जाता है, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, यह किसका है? तो यह शनि का है। इसकी व्याख्या देखें तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह भी हाल ही में इसको वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी है, और यह शनि का पहला ट्रोजन उपग्रह है जिसका नया नाम रखा गया है 2019 U014 इसका नाम रखा गया है। अगर बात करते हैं इन चारों प्रश्नों का, आप सभी को एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाते हैं कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, जोवियन ग्रह, क्षुद्र ग्रह और सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं। तो ये हमारा सूर्य हो जाता है। ठीक है, कौन हो जाता है? ये सूर्य हो जाता है। अब बात करते हैं सूर्य के बाद जो है कितने ग्रह होते हैं? 8। ठीक है, कितने? 8 ग्रह होते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो 4 ग्रह को इधर करिए, 4 ग्रह को बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये पट्टी होती है इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है किसके मध्य स्थित होता है? तो ये मंगल ग्रह होता है और ये बृहस्पति ग्रह होता है।
तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। अब जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? जोवियन ग्रह जो इधर होता है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के समान यानी कि जो बाहरी कक्षा में होते हैं उन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आ जाते हैं। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? जो ये क्षुद्र ग्रह के पहले के जो 4 ग्रह होते हैं इन्हें जो आंतरिक ग्रह या पार्थियन ग्रह यानी पृथ्वी के समान ग्रह कहते हैं। पृथ्वी ठोस है तो इसलिए ये चारों ग्रह भी ठोस हैं, जिसमें इधर हो जाता है मंगल, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर बुध। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? तो अरोड़ा नदी के कारण। इसमें बताया गया है इस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 mm बढ़ रही है, यानी कि 2 मिलीमीटर बढ़ रही है। और नेपाल में हिमालय को क्या कहा जाता है? तो हिमालय को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सौर गठबंधन का 101वां देश कौन बना है? नेपाल बना है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विजया राहटकर जी को नियुक्त किया गया है, विजया राहटकर जी को। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करी जाती है 1992 में, लेकिन एक्ट कब आया था? तो एक्ट आया था 1990 में। एक्ट आने के बाद ही यह क्या बन गया? यह एक वैधानिक निकाय बन गया। एक्ट आया था जब 1990 में, तो संसद के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है 1992 में। यह एक वैधानिक निकाय बन गया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? तो जयंती पटनायक जी बनाई गई थी। वर्तमान में पूछे कौन है? तो वर्तमान में बनाई गई हैं विजया राहटकर, ये आपको याद रखना है। इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है विधि लिखित, जो कि महिलाओं के ऊपर इन्होंने लिखा है। फेमना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? तो निकिता पोरवाल जी बनी है। मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? तो रिया सिंघा जी बनी है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं? तो जस्टिस संजीव खन्ना जी बनने वाले हैं। अभी कौन है 50वें नंबर के? तो DY चंद्रचूड़ साहब हैं। भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय मानिक राव जी बने हैं। और पहले कौन थे लोकपाल के अध्यक्ष? तो PC घोष जी थे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। हाल ही में अर्जुन एरिगेसी ने कहाँ WR शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका आयोजन किया गया था लंदन में। इसकी व्याख्या देखें तो WR शतरंज मास्टर्स कप का विजेता अभी कौन बना है? अर्जुन एरिगेसी जी बने हैं। यानी अगर पूछे कि अर्जुन एरिगेसी का संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। और अभी WR शतरंज मास्टर्स का आयोजन लंदन में किया गया था, जिसको अर्जुन एरिगेसी जी ने जीत लिया है। अब बात करते हैं कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? इटली में होगा। इटली की राजधानी का नाम है रोम। और रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी में किया गया था, जिसमें भारत की रैंक अगर पूछे पेरिस ओलंपिक में कितना आया था? तो 71 आया था, जिसमें भारत ने 5 ब्रोंज और 1 सिल्वर जीता था। जिसमें सिल्वर किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा जी ने। ब्रिटेन की राजधानी का क्या नाम है? लंदन है, जो कि टेम्स नदी के किनारे स्थित है। जापान की राजधानी का नाम होन्शु है, टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। वहीं पूछे जापान के प्रमुख 4 द्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, और इसी होन्शु पर टोक्यो स्थित है। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह राज्य श्री बिरला जी को दिया गया है। वहीं बात करते हैं मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे या पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इन्हें 1966 में यह पुरस्कार दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बनारस में। हाल में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? पोर्ट ब्लेयर का। हाल में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री PM मोदी जी के द्वारा जो है कुछ महत्वपूर्ण, हर प्रश्न में 4 प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है कहाँ करने वाले हैं? तो मध्य प्रदेश में करने वाले हैं PM मोदी जी। महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। सरसावा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो
वाराणसी में बनाया गया है, इस पर एक नया रनवे भी बनाया जाएगा, जिसकी उद्घाटन किसने करी है? शिलान्यास पीएम मोदी जी ने करी है। और इसी वाराणसी में अगर पूछे कि पीएम मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है कौन सा है? बनारस है। इसी बनारस को जो है अब की बार 67 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। किसके लिए? बनारस के लिए। हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है? तो यह फेस्टिवल मनाया जाता है यहूदी समुदाय के द्वारा। दो और फेस्टिवल यहूदी धर्म मनाते हैं, हुनक्का और सुकोत। नवरोज फेस्टिवल किसका है? तो ये पारसी धर्म का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक किसकी है? तो सुशील कुमार शिंदे जी की है। तापी पाइपलाइन में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो टी फॉर तापी, ठीक है। टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, पी से हो जाएगा पाकिस्तान और आई से हो जाएगा इंडिया। तुर्कमेनिस्तान में यह जो है कार्य समाप्त हो चुका है, अभी जो है अफगानिस्तान में कार्य किया जाएगा, फिर पाकिस्तान में, फिर इंडिया में। और इस तापी पाइपलाइन से कि जो है मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो इससे जो है गैस की जो है सप्लाई करी जाएगी। कहाँ से? तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया में यह गैस आने वाली है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं भी बाहर चला गया था तो इसी वजह से थोड़ा सा काम था, तो बीच में वीडियो रोक के जाना पड़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।